हेलो एवरीवन, आज अपन करने वाले इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अपन इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अभी तक आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, तो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले बता दो, क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने से कुछ नहीं, दोबारा लेक्चर खत्म होने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन लगाओगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस क्लास का क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ आप क्लास पीडीएफ से वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने शुरू किया रैंकर टेस्ट सीरीज, जो एमएमईटी 2026 की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एकदम रैंक बूस्ट की तरह काम करने वाला। इसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, ओनली फॉर 49 रुपीज़ में। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन ऐप के सिलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट की लिंक दे दूंगा, तो उस वहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके लिए जितनी क्लास लेना इंपॉर्टेंट है उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू करना ज़रूरी होता है। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम है? ऑप्शन ए है जर्मेनियम, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है ग्लास और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो अपन को देखना है कि प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होती है, चालक की। तो इसमें से चालक कौन है? जर्मेनियम नहीं, ये क्या हो गया अर्धचालक सेमीकंडक्टर। चांदी यस, ये क्या है एक चालक है। कांच की बात करें ये तो हो गया कुचालक, और सिलिकॉन भी अर्धचालक, ये दोनों तो अर्धचालक हो गए और ये हो गया कुचालक। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होगी? चांदी की। तो चालकता सबसे ज़्यादा चांदी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से इलेक्ट्रॉनों का कौन सा लक्षण किसी चालक में धारा को निर्धारित करता है? ऑप्शन है अपवाह वेग, ऑप्शन बी सेम ही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी अपवाह वेग एवं तापीय वेग। अपवाह वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तापीय वेग न तो अपवाह वेग न ही तापीय वेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला होता है आई = NEA/VD। तो ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई ओनली डिपेंड किसके पर निर्भर करता है? VD पर। क्योंकि तापीय वेग पर निर्भर क्यों नहीं करता? क्योंकि तापीय वेग का क्या होगा? औसत वेग क्या होता है? औसत वेग होता है 0। इस कारण इससे कोई भी धारा का प्रभाव और तापीय वेग के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हीट स्टोन के नेटवर्क में P की वैल्यू देख रखी, Q की वैल्यू 2 ओम है, R की वैल्यू 2 ओम एंड S की वैल्यू है 3 ओम। तो S के साथ वह प्रतिरोध होगा जिससे इस क्रम में शंट किया जाए ताकि संतुलित हो सके। व्हीट स्टोन कैसे होगा? ऐसे इस प्रकार होता है ये व्हीट स्टोन। ये क्या है? P, ये क्या Q, ये R और S, ये तो 2 2 2 और ये 3 दे रखा है। इसके साथ पैरेलल में और क्या प्रतिरोध जोड़े कि ये व्हीट स्टोन संतुलित हो जाता है। व्हीट स्टोन का संतुलित होने का क्या फार्मूला था? P/Q = R/S। और तो P/Q की वैल्यू क्या होगी? 2/2। R की वैल्यू क्या रखी? 2 और S की वैल्यू 3 दे रखी है। तो S के साथ और क्या जोड़े ताकि इसकी वैल्यू भी 2 हो जाए? तो ये क्या हो जाएगा? 1:1 बराबर 1:1। तो S की वैल्यू अपन को क्या लानी? 2 और दे क्या रखी है? 3। तो 3 के पैरेलल में जोड़ेंगे तब कैसे निकालता है? 3 × स्मॉल r अपन 3 + r इधर जाएगा तो क्या 6 + 2r = 3r। ये 2r इधर आ जाएगा, क्या बचा? 6 बराबर r। तो r की वैल्यू क्या होगी? 6 ओम का अपन प्रतिरोध S के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब ये व्हीट स्टोन आपने क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आपका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके एमएमईटी जैसे एग्जाम आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और PYQ में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 एम्पियर धारा किसके तुल्य है? ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। धारा क्या होती है? I = Q/T इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। 1 एम्पियर की बतानी है अपन को, तो 1 एम्पियर के लिए क्या करेंगे? I की वैल्यू 1 दे रखी है और Q अपन निकालना है और टाइम क्या है? 1 सेकंड। तो Q = 1 कूलम। 1 कूलम में अब अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालना? Q = NE। Q की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 1 बराबर N × E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻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 
19। तो ये नीचे आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इजिकल टू n। तो 1.6 ऊपर जाएगा तब क्या बता 0.625 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻19। तो क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻18। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है 6.25 ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r क्या होता है चालकता चालकत्व। प्रतिरोध का उल्टा क्या हो गया चालकत्व। और प्रतिरोधकता का पूछ ले तो क्या होती है उसकी चालकता। तो ऑप्शन 4 चालकत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चालकता किसकी होती है प्रतिरोधक का उल्टा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है धारा। तो वोल्टेज नियम जो किरचॉफ का सेकंड नियम भी कहते हैं तो वो हमारा क्या इसका राइट आंसर क्या होगा एनर्जी ऊर्जा संरक्षण के आधार पर आधारित। और फर्स्ट किसके आधार पर है आवेश पर। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आवेश संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी ई की, अपवन वेग वी डी दे रखा है। तो आवेशित कण की सलाई मानता मतलब म्यू, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं मोबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलाई मान ये तो हिंदी में ऐसे शब्द है। मोबिलिटी आपको याद रखना है तो आपको मोबिलिटी याद करनी है। ऑप्शन दे रखे आप एक बार ट्राई कर लो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके। आ गए तो ठीक, अब मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता होगा वी डी बराबर क्या होता है म्यू इंटू ई। तो अपन को निकालना क्या म्यू यही होती है मोबिलिटी। ठीक है, तो वी डी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 7.5 इंटू 10⁻⁻4 और ई की वैल्यू क्या देगी 3 इंटू 10⁻10। तो ये क्या होगा 10⁻6 तो 7.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 3। ऑप्शन भी इसी फॉर्मेट में दे रखे होंगे। अच्छा 3 से इसको काटेंगे तो क्या हुआ 3 दूनी 6 और 2.5 इंटू 10⁻6। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, कहीं कहीं आपको आई बराबर एन ई ए वी डी की जगह आपको म्यू इंटू ई भी रखना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक के आकार पर, ऑप्शन बी है तापमान पर, ऑप्शन सी है चालक की ज्यामिति पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है आर इजिकल टू रो एल बाई ए। तो इसके आकार पर हाँ एल और ए क्या है इसके आकार। तापमान पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो तापमान पर भी निर्भर करे। ज्यामिति पर हाँ ज्यामिति पर भी निर्भर करे। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया राइट आंसर इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 ओम प्रतिरोध के एक तार को इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है। मूल लंबाई के 10वें भाग तक। तो तार का आयतन नियत रखते हुए इसको खींचा है तो प्रतिरोध क्या होगा। जब भी आयतन नियत रखते हुए प्रतिरोध बदला जाता है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना आर बराबर जब आयतन नियत हो क्या जब आयतन नियत तब आपको आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर इजिकल टू 1/r⁴। ये रिलेशन आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आयतन नियत दे रखा हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो 15 ओम के प्रतिरोध को इसके 10 मूल लंबाई के 10वें भाग तक। तो माना कि पहले लंबाई थी एल, मूल लंबाई क्या होगी एल और बाद में एल डैश की वैल्यू क्या होगी एल प्लस 1.1 क्योंकि 1 के साथ आपको क्या जोड़ना 0.1 यही तो होता है किसी का 10वां भाग। तो 1.1 एल डैश हो गया। तो आर की वैल्यू क्या दे रखी 15। आर डैश अपन को याद करना है और आर किसके डायरेक्ट में एल स्क्वायर की और आर डैश किसके 1.1 इंटू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया 15 अपॉन आर डैश इजिकल टू 1/11
1.1 का स्क्वायर क्या हो गया 1.21, तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी 15 इंटू 1.21, 1.21 की वैल्यू क्या आ जाएगी लगभग 18.15। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किरचॉफ के संधि नियम की वैधता के बारे में सही कथन को छांटिए। फर्स्ट है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, संधि नियम ये आवेश संरक्षण पर है। ऑप्शन बी है निर्गमित धाराओं का योग संधि पर अंदर की ओर आने वाली धाराओं आने वाली धाराओं के समान होता है। आने वाली जाने वाली की ऐसा लिखना था। संधि पर धाराओं का योग संधि पर अंदर की ओर आने वाली धाराओं के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन है तार को मोड़ने या पुनः अभिविन्यास करने से किरचॉफ के संधि नियम की वैधता परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट तो राइट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का संधि नियम क्या है वही आवेश संरक्षण वाला फर्स्ट है, तो ये हो गया राइट आंसर। ऑप्शन बी है निर्गमित धाराओं का संधि पर योग अंदर की ओर आने वाली धाराओं के समान, आने वाली और जाने वाली बराबर होगी, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मोड़ने अभिविन्यास करने पर संधि नियम परिवर्तित नहीं क्योंकि वो ज्यामिति पर निर्भर ही नहीं करता, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे ये एक श्रेणी क्रम है। ठीक है, आर ऐसे। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान। ऑप्शन बी है प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज समान। ऑप्शन सी है प्रत्येक प्रतिरोध में न तो धारा न ही वोल्टेज समान। और ऑप्शन डी है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं वोल्टता दोनों समान। इसका आपको पता है कि जब श्रेणी क्रम दे रखा हो तो क्या होती है धारा समान, क्योंकि धारा इन दोनों में समान जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान। वोल्टेज जब समांतर क्रम लिखा होता तब क्या होता उनके ऊपर वोल्टता समान होती, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा समान। ठीक है, वोल्टता कब समान होगी जब समांतर क्रम दे रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, मिश्र धातु मैंगनीज की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर नहीं करती, तापमान वृद्धि के साथ तीव्रता से बढ़ती है। ऑप्शन सी तापमान वृद्धि के साथ घटती है। और ऑप्शन डी हो गया तापमान कमी के साथ तीव्रता से घटती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हो वो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देख पाएगा, और इसका आप कमेंट में मेरे को आंसर ज़रूर बताना, और वहाँ पर भी मैं आपको कमेंट पिन कर दूँगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पर है, और ऑप्शन बी है किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण पर है। तो राइट आंसर तो आपको पता ही है, किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण पहला राइट हो गया। दूसरा लूप नियम जिसे किरचॉफ का सेकंड नियम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, तो दोनों ही सही है, तो ए और बी दोनों सही है। ये किरचॉफ के नियम पर आपकी एमए मीटिंग जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण, और किरचॉफ का लूप नियम या सेकंड नियम कहते हो ऊर्जा संरक्षण पर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, तांबे व सिलिकॉन को 300 केल्विन से 60 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो इसकी प्रतिरोधकता तो आपको पता ही है। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। तांबे की चालकता घटती है, सिलिकॉन की बढ़ती है। तांबे की बढ़ती है, सिलिकॉन की घटती है, दोनों की बढ़ती है, दोनों की घटती है। तो तांबा क्या है चालक, और चालक में तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटा तो आर भी घटा, तो तांबे के लिए तो क्या हो गया घटेगा। और बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है आपको याद रखना है, सिलिकॉन एक क्या होता है अर्धचालक। तो सिलिकॉन के लिए क्या होगा जब अर्धचालक का क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है तब प्रतिरोध, अर्धचालक के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो इसका क्या होगा सिलिकॉन की बढ़ती है। राइट आंसर क्या होगा एक। तो आपको याद रखना है जब भी आपको अर्धचालक दिखे तो उनका टेम्परेचर घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक के लिए टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2.1 वोल्ट का एक सेल है, 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, जैसे ये हो गया 10 ओम का, इसके अंदर 0.2 एम्पियर करंट जा रहा है,
ये एक सेल हो गया, इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध है, वो अपन को निकालना है। तो क्या होता है V इजिकल टू आई आर, ठीक है। और V की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 2.1 इजिकल टू आई की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2 एम्पियर। R निकालना है। R में क्या है, दोनों ये श्रेणी क्रम में, तो 10 ओम तो दे रखा है, तो 10 प्लस R 2.1 अपन 0.2, ये निकल गया 21/2 इजिकल 10 प्लस R कितना हो गया 10.5 इजिकल 10 प्लस R। तो R की वैल्यू क्या आ गई 0.5 ओम, ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमएमयूटी में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मूल रूप से है, क्या है विद्युत वाहक बल क्या है? ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी है पावर, ऑप्शन सी है वर्क एंड ऑप्शन डी है धारा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्क, क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या है, एक तरह का पोटेंशियल है। तो इसी तरह W बराबर क्या होता है Q इंटू वी, W बाई क्यू इजिकल टू वी। तो ये दोनों की क्या है, तो इस विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की परास 1 वोल्ट है, इसकी परास 100 वोल्ट करने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? तो इसको अपन देखते हैं कैसे करना, ठीक है। 1 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की परास 1 वोल्ट है, तो इसकी परास 100 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जो कितना जोड़ना पड़ेगा 100 वोल्ट का अपन को वोल्ट मीटर। तो आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर होता है, उसको वोल्ट मीटर में कैसे बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में क्या, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, तब क्या बनता है अपन के वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है। तो 1 ओम दे रखा है, इसके साथ अपन को R जोड़ना है ताकि ये कितना बन जाए 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करंट निकाल दो। पहले क्या दे रखा है 1 ओम 1 वोल्ट, तो V इजिकल टू, जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो धारा समान ही रहेगी, तो V इजिकल टू आई आर, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एम्पियर। अब आई की वैल्यू तो यही रहने वाली है 1 एम्पियर, तो V इजिकल टू आई आर, आई की वैल्यू अपन के पास 1 दे रखी है और R अपन को निकालना है। V आपको पहले से दे रखा है, V कितना करना 100 वोल्ट, 100 इजिकल टू 1 इजिकल टू R। R की वैल्यू क्या टोटल क्या होनी चाहिए 100, लेकिन पहले कितनी दे रखी है 1 ओम, तो 1 प्लस R अपन को जोड़ना है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी R बराबर 99 ओम। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो आपको ध्यान रखना है, जब गैल्वेनोमीटर को अपन वोल्ट मीटर बदलना होता है तब तो अपन श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, लेकिन अमीटर में बदलना होता है तो अपन को समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ना था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। इस पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का कार्य करता है, इस व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ जुड़ा होगा। अभी मैंने बता ही दिया आपको, जब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का कार्य करेगा तब क्या होगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रृंखलाबद्ध इसे आप कह सकते हैं, उच्च मानी प्रतिरोध श्रृंखलाबद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वही अपन को आप गैल्वेनोमीटर का ए मीटर को बदलना हो तो पार्श्व बंध में निम्न प्रतिरोध, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न के साथ बढ़ता है। सालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ना कि आपको प्रतिरोध के बारे में पूछा, किसी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ऑप्शन ए है ताप में वृद्धि के साथ, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि व लंबाई में कमी के साथ, और ऑप्शन डी हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी के साथ। तो आपको मैं बता दूं, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो कहते हैं, ये ओनली ऑन टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, लेकिन आर की बात करें तो टेम्परेचर क्षेत्रफल और लंबाई इन सभी पर निर्भर करता है। तो ओनली ऑन तापमान में वृद्धि के साथ ये बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध पूछता तो आपको
अनुप्रस्थ काट वाला भी सही होता है, लंबाई के साथ वाला भी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तापमान बढ़ने पर चालक व अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बढ़ा दिया, तापमान बढ़ेंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और अर्धचालक का घटेगा। तो बढ़ेगा और घटेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चालक का हमेशा टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा और अर्धचालक का घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जब एक सीमित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार के टुकड़े को इस तरह खींचा जाता है कि इसका व्यास आधा रह जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब खींचा जाता तो इसका क्या मतलब हो गया, आयतन, नियत आयतन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। तो अपन को आर की पावर 4 वाला यूज़ करना है। व्यास क्या हो रहा है, आधा, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r/2, r डैश बराबर। तो प्रतिरोध माना कि पहले r था, अब r डैश क्या होगा, 1/r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 बटा r/2 की पावर 4। तो r की पावर 4/4 तो कट जाएगा, तो अब 2 की पावर 4 बसा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 × 2 × 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर क्या गया, 1/16, r डैश क्या होगा, 16r, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 × 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है करंट की, ऑप्शन बी है वोल्टेज की, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक पावर की, ऑप्शन डी है विद्युत धारा की। तो क्या है, किलोवाट किसकी होती है, एनर्जी की। प्रति घंटा आ गया तो E/T क्या होता है, पावर। तो राइट आंसर कौन होगा, विद्युत शक्ति। हमेशा किलोवाट किसकी होती है, एनर्जी की, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो ये आपको ध्यान रखना, ये विद्युत शक्ति की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर तथा आदर्श अमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, ऐसा जहाँ पर कोई करंट नहीं बहे तो क्या होगा, आर क्या होगा, इनफाइनाइट, तो अनंत। और आदर्श अमीटर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धारा बही तो धारा को रुकावट करने वाला सबसे कम, तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत और शून्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तार के परिच्छेद से समय में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। अगर विद्युत आवेश की मात्रा दे रखी है तो विद्युत धारा ज्ञात करनी है। आपको फॉर्मूला विद्युत धारा का तो पता ही होगा, I बराबर क्या होता है, dq/dt। और तो इसका अपन को अवकलन करेंगे तब क्या बन जाएगा, 10t + 4। और वैल्यू कहाँ रखनी है, t बराबर 4 सेकंड तक, तो 0 से 4। तो आप अभी तक सॉल्व कर लिया हो तो राइट आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता 4 × 10 × t तो 40 + 4। तो राइट आंसर क्या है, 44। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। I बराबर dq/dt इसका आपको अवकलन करना है और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि एक प्रतिरोधक तार को डाई से निकाला जाए तो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1% घटे तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। जब क्षेत्रफल घट रहा है लेकिन आयतन नियत रह रखा है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। जब 1% घटे, ये 1 या 2 ऐसे दे रखे तब आपको कौन सा होगा, ये याद रखना होता है, डेल्टा r/r × 100। अब ये ऊपर आ जाएगा तो -2 डेल्टा a/a × 100। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं तब ऐसे करना होता है। ठीक है, तो अपन डेल्टा r/r × 100 की वैल्यू तो अपन को निकालनी है क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। और डेल्टा a/a × 100 की वैल्यू अपन को क्या देगी, 2 × प्रतिशत घटे तो ये भी क्या दे रहा है, -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा r/r × 100 की वैल्यू क्या होगी, 1% नहीं 2%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2% में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मानक प्रतिरोध कुंडली मिश्र धातु की बनाई जाती है, कारण बताओ इसका। ऑप्शन है प्रतिरोध ताप गुणा कम, टेम्परेचर लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टिविटी।
ऑप्शन बी है TCR कम व प्रतिरोधकता भी कम, TCR अधिक एवं प्रतिरोधकता भी अधिक, यहाँ पर प्रतिरोधकता दोनों में लिख देना, प्रतिरोधकता इसमें भी प्रतिरोधकता, ठीक है, और TCR अधिक और प्रतिरोधकता कम, यहाँ पर प्रतिरोधकता। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। इसका मैं आपको बताता हूँ। अपन मानक कुंडली मिश्र धातु क्यों बनाता है, क्योंकि उसका TCR क्या होना चाहिए, कम। TCR मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा, कम होने का मतलब क्या है, जब तापमान में परिवर्तन होगा क्या होता है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा डेल्टा टी में परिवर्तन होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी तो प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। तो अपन को ऐसी मानक प्रतिरोध क्या होगा, मानक प्रतिरोध के लिए क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन कम, तो इसके लिए आपको अल्फ़ा की वैल्यू तो कम रखनी है, ठीक है। और प्रतिरोधकता की वैल्यू पूछे तो ये क्या रखनी है अपन को, ज़्यादा, क्योंकि प्रतिरोध के लिए सही है क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो TCR कम और प्रतिरोधकता अधिक, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अल्फ़ा की वैल्यू अपन को कम क्यों रखनी, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोध कम परिवर्तित होना चाहिए। और प्रतिरोधक अधिक क्यों, क्योंकि अपन को प्रतिरोधक अधिक होगी तो मटेरियल की ज़रूरत कम होगी, मटेरियल वैल्यू अपन को कम ज़रूरत होगी तो अपन को कोई भी उपकरण बनाएंगे तो उसका क्या होगा, छोटा आकार अपन को प्राप्त होगा, तो इससे अपन को क्या होगा, आसानी होगी। तो इसीलिए अपन को प्रतिरोधकता उसकी क्या सही है, अधिक, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल। प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल क्या होता है, प्रतिरोधकता रो है और चालकता क्या होती है 1/रो, क्या सिग्मा रो इंटू सिग्मा करना, और सिग्मा वैल्यू क्या होती है रो इंटू, और सिग्मा वैल्यू 1/रो, तो रो से रो कट गया तो वैल्यू क्या होगी 1, ये तो क्या हो गया नियत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, मैं आपको पहले बताया। धारा का ऐसा ही मात्रक, ये तो अब सभी को ही पता है, कूलाम, एम्पियर पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, विद्युत प्रतिरोध का आयाम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखें मिलेंगे आपको MMVTU के अंदर। तो V=IR, तब तक आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका निकालने की कोशिश करो, कि ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने नहीं होते, निकालने की कोशिश करा करो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, V/I क्या होगा R, V को क्या लिखते हैं W/Q/I को क्या लिखते हैं एम्पियर, और Q को क्या लिख देंगे WA/T/A, तो W/A² और W वर्कडन का क्या होता है M1L2 T-2/A2 तो T1 और ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, लास्ट में क्या बन जाएगा M1L2 T-3A-2। कौन सा राइट आंसर बन रहा है M1L2 T-3A-2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को आप सभी हमेशा निकालने की कोशिश करा करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है चालक कंडक्टर, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है स्विच, और ऑप्शन डी है फ्यूज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने घरों में भी यूज़ करते हैं अपन को, आपको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज़, क्योंकि यही जब वोल्टेज में डिफरेंस ज़्यादा होता है तब ये फ्यूज़ होता है, वो टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा तापमान पर टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या है 5 ओम, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 6 ओम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करना। तो आपको एक फॉर्मूला आपको बताया, मैंने 2 बार बता दिया है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका यूज़ करना है, जब 50 डिग्री पर सेल्सियस पर होता है तो 5 ओम, तो R की वैल्यू क्या होगी 5, R0 की जो कि 0 डिग्री पर है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई 50। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया 6, R बराबर 6, R0 की वैल्यू क्या 0 डिग्री पर वालेगी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई 100। ऑप्शन बी ये हो गया, R0 से R0 काटो, ऊपर उधर जाएगा 5 प्लस 500 अल्फ़ा इजिकल टू 6 प्लस 300 अल्फ़ा, तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ गया तो बचा क्या इधर 1, और इधर क्या बचा 200 अल्फ़ा। अल्फ़ा वैल्यू क्या आ गई 1/2,
200, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे इसके अंदर रख दो, तो क्या होगा 6 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा वैल्यू 1/200 इंटू 100, तो क्या 1/2, तो ये पूरा हो गया 3/2, तो 3 से ये 2 बार, तो R0 की वैल्यू क्या आ गई 4। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देखने को मिलेंगे और ये PYQ भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, तो इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।